लहंगे देने वाली जादुई चक्की। अंकल मुझे काम चाहिए, कोई भी काम होगा कर लूंगी मैं। 12-13 साल की लग रही है तू। अगर मैंने तुझ पर तरस खाकर तुझे काम पर रख भी लिया, अगर किसी ने पुलिस में मेरी शिकायत कर दी तो बाल मजदूरी के केस में मुझे जेल हो जाएगी। कोई नहीं करेगा शिकायत, आप मुझे काम पर रख लो ना। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा, तू कहीं और जाकर देख ले। उस दिन भी राशि को कहीं काम नहीं मिलता। राशि घर चली जाती है। आज भी मुझे कहीं काम नहीं मिला। 1 हफ्ते से मुरमुरे खाकर सो रही हूँ, आज भी ऐसे ही सोना पड़ेगा। अब कल देखूंगी। अगले दिन राशि फिर से काम की तलाश में निकलती है। वो एक बड़े से बुटीक के अंदर जाती है। मालकिन मेहरबानी करके मुझे कोई काम दे दीजिए। एक बड़े ट्रेन हादसे में मेरे माता पिता की मौत हो गई है, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अरे लड़की, बित्ती भर की तो तू है, शरीर में जान नहीं है, पतली दुबली लग रही है, क्या काम कर पाएगी तू? लेकिन आप मुझे जो भी काम बोलोगी मैं कर लूंगी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, मेरी ये बुटीक बहुत बड़ी है, कल ही यहाँ झाड़ू पोछा करने वाली काम छोड़कर चली गई है। अब से तू मेरे बुटीक में झाड़ू पोछा का काम करना शुरू कर दे, बदले में मैं तुझे हर दिन 50 रुपए दूंगी। राशि उसी वक्त से काम करना शुरू कर देती है। काम करते हुए वो अपने मन में सोचती है, आज तो मुझे मुरमुरे खाकर नहीं सोना पड़ेगा। 50 रुपए मिलेगा मुझे, मैं उसका आटा खरीद लूंगी। काम मिलने की वजह से राशि बहुत खुश थी। वो पूरी बुटीक की सफाई करने के बाद मालकिन से कहती है, मालकिन मैंने अच्छे से सफाई कर दी है, आपको एक बार चेक करना है तो कर लो। राशि ने बहुत अच्छे से सफाई कर रखी थी। ये देखकर मालकिन अपने मन में सोचती है, इसने तो बहुत अच्छे से सफाई कर रखी है। पहली वाली को मैं हर दिन 100 रुपए देती थी तो भी इतने अच्छे से सफाई नहीं करती थी, और ये इतने कम पैसों में इतने अच्छे से सफाई कर रही है। ये तो बड़े काम की निकली। अगर मैंने अपने घर का झाड़ू पोछा करने के लिए भी इसे रख लिया तो कितना अच्छा होगा, सस्ते में मेरा सारा काम निपट जाएगा। ये सोचकर वो राशि से कहती है, देख, अगर तुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो तू मेरे घर का भी झाड़ू पोछा कर सकती है, दोनों मिलाकर मैं तुझे 70 रुपए दे दूंगी। राशि बहुत भोली भाली थी, उसे पता नहीं चलता कि इतना सारा काम करने के बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि अब उसके पास पैसे आएंगे। वो तुरंत मालकिन के घर का काम करने के लिए भी हाँ कर देती है। उस दिन राशि आटा लेकर घर जाती है। आज मैं रोटी बनाकर खाऊंगी, जब से माँ गई है तब से मैं रोटी नहीं खा पाई थी। राशि खुशी से रोटी बनाती है और नमक के साथ खा लेती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। राशि अभी भी अपनी पुरानी मालकिन के यहाँ ही काम कर रही थी। अब वो 19 साल की हो गई थी। बचपन में मालकिन राशि को हर रोज 70 रुपए देती थी, लेकिन अब मालकिन राशि को महीने के 3000 रुपए सैलरी देने लगी। राशि अपनी महीने की सैलरी लेने मालकिन के पास जाती है। मालकिन 1 महीने हो गए। हाँ, याद है मुझे, ये ले अपनी सैलरी। मालकिन राशि को 2000 रुपए देती है। ये क्या मालकिन, सिर्फ 2000 रुपए? लेकिन मेरी सैलरी तो 3000 रुपए है ना। एक तो महंगाई की मार और ऊपर से इतनी कम सैलरी, इसमें गैस भरवाना, सब्जियां लाना, राशन लाना, सब कुछ कैसे हो पाएगा? अब से तुझे 1000 रुपए ही मिलेंगे। लेकिन अचानक क्यों? आप तो हमेशा मुझे 3000 रुपए देती थी ना। बेवकूफ थी मैं जो तुझे 3000 रुपए देती थी। लेकिन मालकिन मैं यहाँ बहुत मेहनत करती हूँ और उसमें सिर्फ 1000 रुपए। हाँ, बड़ा मेहनत करती है तू, 2 घंटे भी नहीं लगते हैं घर में झाड़ू पोछा करने में। देख, अगर तुझे काम करना है तो इतने में ही करना पड़ेगा, अगर इतने में काम करना नहीं चाहती है तो कहीं और देख ले। राशि के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। वो चुपचाप जाकर झाड़ू पोछा करने लगती है। थोड़ी देर बाद मालकिन राशि के पास गेहूं की बोरी लेकर आती है। चक्की किचन में रखी हुई है, ये सारे गेहूं पीस दे। झाड़ू पोछा का काम खत्म करने के बाद राशि गेहूं पीसने में लग जाती है। काम करते हुए वो चक्की से कहती है, चक्की, तुम सबको रोटी खाने के लिए आटा देती हो और एक मैं हूँ जिसे रोटी खाने के लिए इस शातिर दुनिया में पिसना होता है। मैं अच्छे से जानती हूँ यहाँ पर मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और सबसे ज्यादा तो मेरी मालकिन। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ,
अगर मैंने यहाँ से काम छोड़ भी दिया तो क्या पता मुझे कहीं काम ना मिले, फिर तो जो मैं 2 वक्त रोटी खा पाती थी वो भी नहीं खा पाऊंगी। राशि अनाथ थी, इसलिए काम करते हुए वो खुद से बातें करती थी और अपना मन हल्का करती थी। अगले महीने फिर से राशि अपनी सैलरी लेने मालकिन के पास जाती है। मालकिन, इस बार आप मुझे पिछली बार की तरह 1000 रुपए मत देना, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। इस बार तो मैं तुझे 1000 रुपए भी नहीं देने वाली हूँ। मुझे तेरे से कोई काम नहीं करवाना है, इसलिए तू चली जा। क्या? अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं तेरे से काम करवाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन कम से कम मेरे पैसे तो मुझे दे दीजिए इस बार के। नहीं दूंगी। क्या उखाड़ लेगी मेरा? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं जब 12 साल की थी तब से यहाँ काम कर रही हूँ। कम से कम मेरी मेहनत और मेरे हक के पैसे मत मारिए। अपना ये भाषण बंद कर। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जा, वरना चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस को बुला लूंगी। मालकिन की धमकी सुनने के बाद राशि चुपचाप रोते हुए अपने घर आने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है, जिसके हाथ में एक चक्की थी। बूढ़ी औरत राशि को अपने पास बुलाती है और राशि बूढ़ी औरत के पास जाती है। बिटिया, ये चक्की तुम अपने पास रख लो। मुझे इस चक्की का क्या काम होगा? ये चक्की आपकी है तो आप मुझे क्यों दे रही हो? मैं ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। इतनी भारी चक्की उठाकर मैं नहीं जा पाऊंगी, इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। रख लो बिटिया, मुझे जाने में देर हो रही है। राशि चक्की ले लेती है। उसके बाद बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। घर आकर राशि चक्की रख देती है और रोने लगती है। मेरे पास तो खाने के लिए राशन भी नहीं है। मैं तो इस आस में बैठी थी कि आज मुझे पैसे मिलेंगे। इस चक्की का क्या काम जब इसमें पीसने के लिए गेहूं मेरे पास है ही नहीं। उस दिन राशि भूखे सो जाती है। अगले दिन राशि सुबह उठकर चक्की के सामने बैठ जाती है। गांव में मेरी जितनी भी सहेलियां हैं सबकी शादी हो रही है और एक मैं हूँ जिसे खाने तक का ठिकाना नहीं है। मेरी सहेलियों ने अपनी शादी पर लहंगा पहना था और मैंने तो कभी भी लहंगा पास से देखा भी नहीं है। सब लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे पास तो 2 सूट है बस, वो भी बहुत पुराने। अचानक वहाँ पर तेज रोशनी आती है। तेज रोशनी की वजह से राशि अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद राशि अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने बहुत सारा लहंगा देखती है। ये तो कमाल हो गया, कहीं ये चक्की जादुई तो नहीं? तभी उस अम्मा ने अपनी जादुई चक्की मुझे दे दी। अब तो मुझे लगता है कि वो अम्मा भी कोई मामूली अम्मा नहीं थी। तभी चक्की में से आवाज आती है, तुमने सही पहचाना, मैं एक जादुई चक्की हूँ। तुम हर रोज मेरे से सुंदर सुंदर लहंगा लेना और उसे बाजार में बेच देना। बस तुम्हें 4 बार मुझे घुमाना होगा। उसके बाद अपने आप बहुत सारे लहंगे तुम्हारे सामने आ जाएंगे। ये लहंगे इतने सुंदर होंगे कि हर कोई इन लहंगों के बदले तुम्हें बहुत पैसे देंगे। उसके बाद मजे से तुम अपना जीवन बिताना। अगले दिन राशि अपने घर के बाहर लहंगा बेचना शुरू कर देती है। लहंगे इतने सुंदर थे कि हर कोई अपने आप आकर्षित हो रहा था और वहाँ से लहंगे लेकर जा रहा था। एक दिन में ही राशि के सारे लहंगे बिक जाते हैं और उसकी बहुत कमाई होती है। आज तो मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। इतने सारे पैसे तो मैंने आज से पहले एक साथ कभी नहीं देखे थे। अब हर रोज राशि जादुई चक्की घुमाती थी और बहुत सारे लहंगे बेच देती थी। 1 महीने के अंदर अंदर राशि लहंगे बेचने के लिए एक बड़ा सा दुकान खरीद लेती है। कुछ महीनों के अंदर राशि खुद का एक बड़ा सा घर भी खरीद लेती है। अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन वो जादुई चक्की से कहती है, आज मेरे पास जो भी है सब तुम्हारी वजह से है, वरना मुझ अनाथ का तो हमेशा सबने फायदा ही उठाया है। अगर तुम नहीं होते तो मैं गरीबी के दलदल में ही फंसी रहती और कहीं पर कम पैसों में नौकरानी का काम कर रही होती। लेकिन अभी भी मेरी एक इच्छा है। हाँ बोलो। मेरी मालकिन जिसके पास बचपन से मैं काम करती थी, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मैं उनके पास जाकर उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं अभी मालकिन के घर जाती हूँ। राशि उसी वक्त मालकिन के घर जाती है। अब क्या लेने आई है यहाँ पर? कहीं अपने पुराने पैसे तो लेने नहीं आई है? नहीं मालकिन, मैं तो आपको धन्यवाद करने आई हूँ। अगर उस दिन आपने मुझे रुलाकर अपने घर से भगाया नहीं होता
तो आज मेरे पास इतनी धन दौलत नहीं होती। मतलब ये कि उस दिन मैं रोते हुए घर जा रही थी और भगवान की कृपा से मुझे चक्की मिल गई, जिसकी वजह से आज मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं रही। इतना बोलकर राशि वहाँ से चली जाती है। मालकिन को सही से बात समझ में नहीं आती। ये क्या बोलकर चली गई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन जो भी हो, इतना तो मैं समझ गई हूँ कि अब इसके पास बहुत धन दौलत है। कहाँ मैंने इसके पैसे घपला किए थे और इसकी किस्मत में लिखी हुई चीज इसके पास आ गई। अब मैं कभी भी किसी गरीब के साथ बुरा नहीं करूँगी। मालकिन को अपने किए पर पछतावा होता है। राशि घर आकर जादुई चक्की से कहती है, अब मेरा मन बहुत हल्का लग रहा है। उस दिन मालकिन ने मेरे साथ जो भी किया, उसके बाद में उन्हें ये सारी बातें बताना चाहती थी। उन्हें ये एहसास दिलाना चाहती थी कि कोई भी किसी के साथ कितना भी बुरा कर ले, किस्मत में लिखी हुई चीज कोई मिटा नहीं सकता। इस तरह राशि के जीवन में सब कुछ ठीक हो गया था और वो हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। जादुई गुलाब। मिष्टी के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वो अपने भाई के पास ही पली बढ़ी थी। लेकिन मिष्टी की भाभी संता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। संता मिष्टी के भाई रमेश से मिष्टी की शिकायत करती है और ऐसे ही आए दिन वो रमेश के कान किसी न किसी बात से भरती ही रहती थी। संता की बात सुनकर एक दिन रमेश मिष्टी को घर से निकाल देता है। मिष्टी अपने भाई के सामने बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने भी मिष्टी की बात नहीं सुनी। वो बहुत दुखी होकर घर से जंगल में चलती गई। जंगल में चलते चलते मिष्टी को एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। ए लड़की, जरा रुक, वहाँ कहाँ जा रही है? वहाँ तो घना जंगल है। अब इस जंगल के अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं है अम्मा। ये क्या कह रही है? तेरे माँ बाप कहाँ हैं? वो तो मेरे बचपन में ही चल बसे थे। बचपन से मैं अपने भैया के घर पर रह रही थी, लेकिन अब तो उन्होंने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया। अरे अरे मेरी बच्ची, तो मेरे पास आ, मेरे साथ ही मेरे घर चल। बूढ़ी अम्मा मिष्टी को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वहाँ से पानी पीने को देती है। ले बेटा, थोड़ा पानी पी और साथ में ये मिठाई खा, तेरा मुंह तो बिल्कुल सूख गया है। मिष्टी मिठाई खाती है और पानी पीती है। उसके बाद अम्मा मिष्टी से कहती है, सुन बेटा, ना तेरा कोई है ना मेरा कोई है, तो आज से मेरे पास ही रहना, ठीक है? अच्छा ठीक है अम्मा, मैं आपके पास ही रहूंगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है? आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं ऐसे ही आपके पास नहीं रहूंगी। बदले में मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी, साथ ही बाहर जाकर तुम्हारी मदद भी करूंगी। अम्मा हंसते हुए कहती है, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होगा। अगली सुबह मिष्टी बूढ़ी अम्मा से कहती है, ओ बूढ़ी माँ, सारा काम तो खत्म हो गया, अब आप ही बता दो क्या काम करूँ मैं? ओहो, इस लड़की की बात तो सुनो। काम खत्म हो गया तो मैं क्या करूं? अब तुझे और काम कहाँ से ला कर दूं? तो अब क्या मैं ऐसे ही बैठी रहूं? तू एक काम कर सकती है। अच्छा, वो क्या? हमारे बगीचे में गुलाब के बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, तो वो सब लेकर बाजार में बेचने जा सकती है। ठीक है, तो फिर मैं यही करती हूँ। ठीक है, तो जाकर देखना, तुम्हें 2 रंग के गुलाब के फूल मिलेंगे, एक पीला और एक गुलाबी। उस गुलाबी गुलाब पर हाथ मत लगाना, सिर्फ पीला गुलाब लेकर वहाँ से चले जाना, ठीक है? उसके बाद मिष्टी ऐसा ही करती है। बगीचे से सारे पीले गुलाब लेकर बाजार बेचने चली जाती है। वो बाजार में फूल बेच ही रही थी कि उसके पास एक ग्राहक आता है। ये लड़की, कितने का दिया एक फूल? ये फूल अच्छे तो है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यदि फूल अच्छे हुए तो हवेली के लिए तुम ही फूल लेकर आना। इसी तरह फूल बेचते बेचते मिष्टी और बूढ़ी अम्मा का गुजारा चल रहा था। एक दिन फूल बेचते बेचते मिष्टी ने देखा उसके बगल में एक सुंदर लड़का बैठा सब्जी बेच रहा था और नजरें चुरा चुरा कर मिष्टी को देख रहा था। मिष्टी को ये बहुत अजीब लगता है और वो गुस्से से उस लड़के के पास जाती है। ए, तुम बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। क्या मतलब? मैं क्या तुम्हें किसी भूतनी की तरह दिखती हूँ जो ऐसे ही देख रहे थे? अरे ये क्या,
तुम इन साग के पत्तों के साथ मेरी तस्वीर बना रहे हो? ये तो बहुत ही सुंदर है। क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? ओहो, ये तो शानदार है। लेकिन तुम इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद भी सब्जियां क्यों बेच रहे हो? मेरा नाम राज है। मैं बहुत बड़ा चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन क्या करें, पिताजी किसान हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ खेतीबाड़ी में उनकी मदद करूं। बस इसीलिए ये सब्जियां बेचनी पड़ती है। रुको, मैं राजा के घर वालों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं रोज सुबह उनके महल में फूल पहुँचा कर आती हूँ। मैं उनसे तुम्हारी बात करूँगी, वो जरूर कोई न कोई हल निकालेंगे। क्या तुम सच कह रही हो? तुम मेरे लिए उनसे बात करोगी, मेरी दोस्त? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगी। तुम तो मुझे अपना दोस्त कह रहे हो और अपने दोस्त के लिए इतना तो करूँगी ही ना। अगले दिन राजा के सिपाही फूल लेने मिस्ट्री के घर आते हैं। वो मिस्ट्री के फूलों की बहुत तारीफ करते हैं और हर बार की तरह मिस्ट्री से सारे फूल ले लेते हैं। मुद्रा लेते वक्त मिस्ट्री मुद्रा लेने से मना कर देती है और उन लोगों से कहती है, नहीं नहीं, आज रहने दीजिए। अच्छा सुनिए, वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, राजू। वो बहुत अच्छी चित्रकारी करते हैं। क्या राजा जी के पास उनके लिए कोई काम मिल सकता है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों से राजा जी एक अच्छे चित्रकार को ढूंढ रहे हैं जिसे बहुत ही अच्छी चित्रकारी करना आता हो। यदि उसने अच्छा चित्र बनाया तो कल से महल के चित्र वही बनाएगा। उसे आज ही अपने साथ ले आना। मिस्ट्री फौरन राज के पास पहुंच जाती है। चलो चित्रकार राज, मेरे साथ महल चलो, तुम्हें अभी सही काम पर लगा देती हूँ। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा मिस्टी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्ट्री राज को अपने साथ में ले जाती है और राजा चित्रकार से प्रसन्न होकर उसे अपने महल में काम पर रख लेते हैं। धीरे धीरे करके कुछ दिन बीत जाते हैं। राज सब्जी बेचने बाजार कई दिनों से नहीं आया था। ये देखकर मिस्ट्री उदास हो जाती है। वो अपने मन में सोचने लगती है कि यदि एक बार राज को देख लेती तो अच्छा रहता। उसके बाद वो राज से मिलने महल जाती है। आप कौन हैं? मैं चित्रकार राज से मिलने आई हूँ। अच्छा, लेकिन वो तो किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं मिलते। आप एक बार उन्हें जाकर बोलिए तो सही। कह देना कि उनकी दोस्त मिस्ट्री आई है उनसे मिलने। ठीक है, आप यही इंतजार कीजिए। उसके बाद सिपाही राज के पास संदेश लेकर जाता है। साहब, बाहर एक लड़की आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। उनसे कहिए बाद में आए, मेरे पास अभी समय नहीं है। ठीक है साहब। सिपाही बाहर आकर मिस्ट्री से कहता है, सुनिए, चित्रकार साहब का कहना है वो अभी आपसे नहीं मिल सकते। उनके पास जब समय होगा वो आपसे खुद मिलने आएंगे। मिस्ट्री को बहुत दुख होता है कि राज उससे मिलने ही नहीं आया। घर आकर अपना मुंह बंद कर मिस्ट्री बहुत रोती है। अरे क्यों रो रही है बेटा? तुझे क्या हुआ? किसी ने तुझे कुछ बोला क्या? जिसके बाद मिस्ट्री अम्मा को सब कुछ बताती है। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल रोना नहीं। चुप हो जा। एक काम कर, मेरे बगीचे से एक गुलाबी गुलाब लेकर जा और उसे देकर आ। देने से क्या होगा अम्मा? देने के बाद तू वहाँ एक बार फिर देखना। गुलाब उसके हाथों में आते ही वो तुझे कैसे याद करने लगता है। अच्छा चित्रकार होने के कारण राज के महल में बहुत इज्जत थी और अब वो राजकुमारी की तस्वीरें बनाया करता था, जिससे वो बहुत अहंकारी हो गया था। एक दिन मिस्ट्री गुलाबी फूल लेकर महल राज से मिलने जाती है। सिपाही भाई, गुलाब ले जाकर आप कलाकार राज को दे सकते हैं। और क्या कहूँ उनसे? कहना मिस्ट्री ने उनके लिए ये गुलाब भेजा है। कलाकार साहब, एक लड़की आपके लिए ये गुलाब छोड़ कर गई है, उसे वहाँ मेज पर रख दो। गुलाब के रंग को देखकर राज कहता है, हाँ, यही तो वो रंग है जिसे मैं राजकुमारी के होठों पर लगाने के लिए ढूंढ रहा था। राज जैसे ही उस गुलाब के फूल को हाथ में लेता है, उसे मिस्ट्री की याद आने लगती है। मेरी दोस्त मिस्ट्री कहाँ है? कई समय से मैं उससे मिला नहीं। और अगली सुबह राज मिस्ट्री से मिलने पहुँचा। मुझे माफ कर देना मेरी दोस्त, मैं अहंकारी हो गया था। अरे ये क्या राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय महल में होना चाहिए था। मुझे ऐसा मत कहो, मैं मानता हूँ कि मुझसे भूल हो गई। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो राज? अहंकार के चक्कर में मैं अपने दोस्त को ही भूल गया था। मैं अब समझ गया हूँ कि दोस्ती को बुलाकर कोई बड़ा कलाकार नहीं बन सकता। मुझे माफ कर दो। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। उसके कुछ समय बाद मिस्ट्री और राज शादी कर लेते हैं
और बूढ़ी अम्मा के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।